हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सब मॉड्यूल्स एंड डायरेक्ट सम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम सब मॉड्यूल्स कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा था। अगर इसकी हम रेपिटेशन की बात करें तो मॉड्यूल्स इज नथिंग बट इट इज एम एक एडिटिव एवेलियन ग्रुप होता है और आर रिंग है। ठीक, तो दिस इज ए मैपिंग R क्रॉस M टू M। अल्टीमेटली एलिमेंट जो है वो M में जाना है और M जो है वो एक एडिटिव एवेलियन ग्रुप है। नोट दैट एक एलिमेंट रिंग से आएगा और एक एलिमेंट M से आएगा। R एंड M आर टू डिफरेंट थिंग्स। कोई मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि ये M जो है वो R का ही पार्ट होना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक, और ये चार प्रॉपर्टीज अगर ये सेटिस्फाई होती है देन वी कैन से कि दिस M is called R module। ठीक, R मीन्स रिंग, R मॉड्यूल, वो चाहे लेफ्ट हो या चाहे राइट हो। अगर R आपका लेफ्ट में लगेगा तो लेफ्ट मॉड्यूल, अगर राइट में लगेगा तो लेफ्ट मॉड्यूल। तो यू कैन सी ये आपका M के एलिमेंट्स हैं, ये R के एलिमेंट है, M के एलिमेंट है और ये आइडेंटिटी वाला। ठीक, तो डेफिनेटली अगर वन हम R से ले रहे हैं तो इस रिंग के पास विद यूनिटी होगा ये। चलिए, ये हमने लास्ट वीडियो हमने किया था, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे डिस्कस। आज हम सब मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो सब मॉड्यूल्स ऑब्वियस है, M का क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो एक हमारे पास M जो है एक R मॉड्यूल है और N जो है वो उसका सबसेट है। ठीक, तो अब ये जो R मॉड्यूल M है ये दो चीजों से बनता है। एक बनता है रिंग और साथ में एक एडिटिव एवेलियन ग्रुप से। तो ये जो N है वो M का सबसेट होगा और रिंग R को यूज करेगा ये। ठीक, तो a non-empty subset N of R module M is called R module or some module of M if दो एलिमेंट अगर हमने N में से लिए, सबसेट में लिए, तो उनका डिफरेंस A माइनस बी भी N होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इस पहले प्रॉपर्टीज का मतलब है कि N भी क्या होना चाहिए, एविलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक, ये सिंपली एविलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। एविलियन तो खुद ही हो जाएगा क्योंकि आर एम एविलियन है तो एन तो खुद ही एविलियन हो जाएगा। बट आप सिंपली ये बोल सकते कि इट इज ए सब ग्रुप की डेफिनेशन लगी। इट मीन सब ग्रुप, इट इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। सो ये एन भी आपका एडिटिव सब ग्रुप बन जाएगा। एविलियन एविलियन एडिटिव एविलियन सब ग्रुप हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी और सेकंड प्रॉपर्टी आपकी आ गई आर इंटू ए बिलोंग्स टू एन व्हेन आर आपका ए आर से आएगा और ए जो है वो एन से आएगा। तो ऑब्वियस इन दो प्रॉपर्टी से चार जो प्रॉपर्टीज हमने सब मॉड्यूल की देखी वो फुलफिल हो जाएगी। तो इस डेफिनेशन को देखें तो कहीं ना कहीं ये आइडल की डेफिनेशन की तरह हो गया। आइडल भी उस तरह से ही हम प्रूव करते हैं। वहाँ फर्क इतना ही है कि वहां पे हम रिंग का और एक सब रिंग लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक रिंग है और एक आपके पास एडिटिव एविलियन ग्रुप है। सो फॉर एग्जांपल 0 जो है और M जो है वो भी आपके, उनको भी हम R सब मॉड्यूल्स बोल सकते हैं और दे विल बी ट्रिवियल सब मॉड्यूल्स। ठीक, 0 तो आपका ऑब्वियस है, ओनली 0 एक ही एलिमेंट हो वो भी सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल कर देगा। और M एविलियन ग्रुप है तो M को भी हम
क्योंकि n हमने m का सबसेट लेना है तो n को हम m भी ले सकते हैं। इन बोथ केसेस दिस कैन बी ट्रीटेड एज ए सब मॉड्यूल्स। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो कि अगर ये रिंग जो R है अगर वो फील्ड हो तो n को हम क्या बोलेंगे कि ये सब स्पेस है। जिस तरह से हम R मॉड्यूल को वेक्टर स्पेस बोलते थे, अगर आई होप यू लास्ट वीडियो देखें आप, तो उसमें भी मॉड्यूल की डेफिनेशन में अगर R जो रिंग होता है अगर वो फील्ड हो जाए तो हम फिर M को सब वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं। तो या डेफिनेटली यहाँ पे n को हम फिर सब स्पेस ऑफ M बोलेंगे। उस केस में डेफिनेटली ये जो M होगा वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। ठीक, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, n और में, n और m, n जो है वो m का सबसेट है, लेकिन m भी क्या है, r को यूज कर रहा है, और r भी, ये n भी r सेम r को यूज कर रहा है। ठीक, क्योंकि जब बनना है तो r क्रॉस m इक्वल टू m आना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, r क्रॉस n टू n आ रहा है। ऐसे यही डेफिनेशन चल रही है दोनों में। ठीक, so one more remarks, if n is an r submodule of m, then n is also a r module in its own right. I mean that's वही चीज आ गई कि अगर वो सब मॉड्यूल है तो वो मॉड्यूल भी होगा। जैसे हम बोलते हैं कि सब ग्रुप है तो वो एज ए ग्रुप। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। तो सब मॉड्यूल का फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ईच लेफ्ट आइडल ऑफ ए रिंग r is an सब मॉड्यूल्स is an r sum module of left r module r and conversely both way true है। अभी मैं बात कर रहा था कि ये आइडल की डेफिनेशन की तरह लग रहा है। तो आई अगर मैंने एक लेफ्ट आइडल ले लिया तो आई डेफिनेटली नॉन जीरो होता है और वो आर का सबसेट होगा, और ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। तो सेम यहाँ पे ये सब मॉड्यूल्स की भी सेम डेफिनेशन है। ठीक, सो ऑफ कोर्स you can say left idle is a sub modules of R module। हाँ, एक ये चीज लिया देखो हमने, एक वेक्टर स्पेस लिया है 3 डायमेंशनल, और इसका सबसेट ले लिया जिसमें दो एलिमेंट्री जो है वो जीरो है। ठीक, तो ये भी आपका एक सब स्पेस होगा। सब स्पेस, क्योंकि जब ये फील्ड हो वेक्टर स्पेस हो गया तो फिर मॉड्यूल की जगह हम सब स्पेस या वेक्टर स्पेस यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दो एलिमेंट अगर इस डब्ल्यू से ले लिए, एक ए ले लिए एक बी ले लिए, तो ए इस तरह से होगा, बी इस तरह से होगा, और ये अल्फा वन अल्फा टू जो फील्ड के एलिमेंट होंगे, तो दोनों का डिफरेंस इस तरह से होगा। तो दिस आल्सो बिलोंग्स टू एफ, या यू कैन सी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट एफ, इट बिलोंग्स टू डब्ल्यू बिकॉज अल्फा वन माइनस अल्फा टू होगा एफ का होगा। दो एलिमेंट अगर फील्ड में है तो उनका डिफरेंस भी फील्ड में होगा। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, फील्ड से एलिमेंट ले लिया आर, और आर ए तो हमने डब्ल्यू से लिया ही है, दोनों को मल्टीप्लाई तो ऑब्वियस कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये डेफिनेटली इसमें होगा, क्योंकि अगर आर और अल्फा जो है एफ को बिलोंग कर रहे तो आर इंटू अल्फा वन और आर इंटू अल्फा टू बोथ पे। ठीक, so this is W is a subspace of vector space F cube. A example, this example is very interesting one. You see ये जो सेट लिया है इसमें ये एलिमेंट x का है, m का है, और ये एलिमेंट r का है। ठीक, इट मीन दैट इस r इंटू एक्स इसको सब मॉड्यूल प्रूव करना है, लेकिन ये सब मॉड्यूल जो वो सारा का सारा जो वो x से जनरेट हो रहे हैं। ठीक, क्योंकि जो भी इसके अंदर एलिमेंट होगा उसमें x जरूर होगा, जस्ट r अपनी वैल्यू चेंज करेंगे। सो हम जनरेटर की बात करेंगे। सो दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि m यहाँ पे r मॉड्यूल गिवन है और x अगर m से एलिमेंट लेते हैं, देन द सेट ऑफ द फॉर्म r into x
is containing the elements of the type R into X when where R belongs to capital R is a submodule of M. तो दो एलिमेंट अगर हम इससे लेते हैं तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं R1 R2 there belongs to R. ठीक, और दोनों का डिफरेंस इस तरह से लिख सकते हैं हम. ठीक, सो डेफिनेटली दिस बिलोंग्स टू R into X बिकॉज R1 माइनस R2 क्या होगा, R का एलिमेंट होगा, क्योंकि रिंग के दो एलिमेंट है तो उनका डिफरेंस भी रिंग में जरूर होगा. उसी तरह से प्रोडक्ट की बात करें तो लाइक दिस we can use associativity here, so R1 into R2 भी R में होगा, that's why R into R1 into X जो होगा वो RX को बिलोंग करेगा. So simply we can see it is a submodule and this submodule is generated by X, you can say. अभी देखिए एक और सबमॉड्यूल है, इसमें भी इनफैक्ट यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी है. देखिए कि इसमें R के एलिमेंट अलग कर दिए और जो बाकी एलिमेंट है वो थोड़े से डिफरेंस करके लिखे. सो M इज सम R सम मॉड्यूल एंड X बिलोंग्स टू M, देन द सेट K बोला यहाँ पे, तो ये पार्ट तो RX का ही आ गया जो हमने डिस्कस करा, और N इंटू X, तो R से आके, लेकिन N जो है वो इंटीजर है यहाँ पे. ठीक, is an R module of M containing X, and further if 1 belongs to R then K जो होगा वो RX के बराबर ही हो जाएगा. ये पीछे वाला एग्जाम्पल ही बन जाएगा अगर 1 जो होगा वो R के अंदर हो तो. देखते हैं कैसे होता है. तो दिस वन आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो ये दो एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4. तो सबसे पहले तो अबेलियन ग्रुप चेक करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्लियरली K इज अबेलियन सब ग्रुप ऑफ M विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन. तो सिंपली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो एलिमेंट लेंगे और उनका डिफरेंस चेक करेंगे तो इजिली आ जाएगा. मीन टू सी दैट एक एलिमेंट अगर हम इस तरह से ले लें R1X प्लस N1X और B ले लिया R2X प्लस N2X, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा R1 माइनस R2X और प्लस N1 माइनस N2X. डेफिनेटली दे बिलोंग्स टू K. तो डेफिनेटली ये सब ग्रुप इस तरह से प्रूव हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया इट इज सब ग्रुप. अब यहाँ पे हमने दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है R इंटू X. तो यहाँ पे हमने ये K का एलिमेंट ले लिया, ठीक, और ये हमने R से एलिमेंट ले लिया. नाउ अब इसका प्रोडक्ट हमने K में शो करना है. तो सबसे पहले ये देखिए R इंटू X कर दिया. अब ये तो इसके साथ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आ जाएगा. नाउ यू कैन सी यहाँ से सूटेबिलिटी लग गई. अब यहाँ पे ये इंटीजर है, तो इस इंटीजर को N इंटू X है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. अगर ये 10 होगा तो हम X को 10 बार ऐड करेंगे, और ये नेगेटिव भी आ सकता है. अब डिपेंड करता है N ये क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है. अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे -10 बन जाएंगे, तो -10X को हम माइनस X 10 टाइम्स लिखेंगे एडिशन में. ठीक, अकॉर्डिंग टू वेदर N इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पॉजिटिव होगा तो ऐसे लिखा जाएगा और नेगेटिव होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा. तो नाउ यू कैन से कि अब इनसे हम X कॉमन ले सकते हैं. ठीक, तो इससे हम X कॉमन ले लिया और नेगेटिव वाले से भी X कॉमन ले सकते हैं. अब नेगेटिव वाले में नेगेटिव जो था X के साथ था, तो हमारे पास रिजल्ट है कि A इंटू माइनस एक्स जो होता है वो माइनस A इंटू एक्स में. ये प्रॉपर्टी हमने एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल्स पढ़ी थी, उसमें डिस्कस किया था हमने. ठीक, तो ऑफ कोर्स दोनों से X कॉमन आ गए. तो नाउ अब ये जो A एलिमेंट है, तो वो तो ये तो R का ही एलिमेंट है. अब ये भी R का ही एलिमेंट है. इट मीन दैट सारा का सारा ये जो एलिमेंट है ये किसको बिलोंग कर गया, R को. ठीक, तो इट इज R इंटू एक्स.
सो हमने यू बोल दिया इसको. सो यू इज नथिंग बट इट इज ए आर प्लस a1 plus a2 a1 a1 a plus a plus so an. उसी तरह से इसको हमने, तो अल्टीमेटली हमने ये शो कर दिया कि दिस इज बिलोंग्स टू के. ओके. अब अगर हम इसमें r को 0 लेते हैं और n को 1 लेते हैं तो डेफिनेटली ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा. और यहाँ पे 1 लिया तो x बिलोंग्स टू k, क्योंकि ये जो k है वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा. तो पर्टिकुलर केस हम 0 भी ले सकते हैं, n को 1 भी ले सकते हैं. दैट केस x बिलोंग्स टू k. So it is worth noting that if L is any other R submodules of M containing x, then L contains all the elements of the form this one. ठीक, where R belongs to and N belongs to Z. क्योंकि ऊपर हमने प्रूव कर दिया कि ये जो एक्स एल को भी के को भी बिलोंग करेगा तो डेफिनेटली ये इसको बिलोंग कर रहा है. तो सेम हमने एक यहाँ से रिजल्ट ही बना लिया. हमारी ऑब्जर्वेशन है ये कि अगर एल एक सब मॉड्यूल है एम का और उसके पास एक्स है तो एल के पास इस टाइप के एलिमेंट्स भी टू डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे. ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि के जो हो गया वो एल का सबसेट हो गया. ठीक, सो के इज द स्मॉलेस्ट आर सब मॉड्यूल ऑफ एम कंटेनिंग एक्स. ठीक, के अगर एल की बीच कंटेन कर रहा है, ठीक, तो एल के जो हुआ तो स्मॉलेस्ट आर सब मॉड्यूल ऑफ एम हो गया कंटेनिंग एक्स. और इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको हम ये बोल सकते हैं कि के इज जनरेटेड बाई एक्स, यू कैन से. ठीक, दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे आर के पास यूनिटी हो, इफ आर हैज ए यूनिटी ई, देन वी कैन से कि जो के होगा वो आर एक्स के बराबर आ जाएगा. कैसे, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे ये के का एलिमेंट है और एन हमने पॉजिटिव ले लिया, सो इस x को e इंटू एक्स जो होगा वो x ही आएगा. हमने ये लिख दिया. ठीक, और इसको e को e x का मतलब हो गया n इंटीजर होगा तो जितना n की वैल्यू होगी उतने बार ये ऐड हो जाएगा. सो दिस एडिशन इज n टाइम्स, यू कैन से. तो यहाँ से फिर x कॉमन निकाल लिया तो डेफिनेटली ये फिर क्या बन गई चीज, u बन गई. सो इट इज टाइप ऑफ u into x. So that's why this element is nothing but it is belongs to Rx. तो is important कि इसके पास R के पास यूनिटी होनी चाहिए. उसी तरह से अगर R नेगेटिव होगा तब भी एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा. तो इसका मतलब कि जो हो गया वो आर एस का सबसेट हो गया. ट्रिवियली उल्टा भी हम ऐसे कह सकते हैं कि आर एक्स के का हो गया. सो यहाँ से के और आर एक्स जो हो गया वो इक्वल हो गया. सो दिस एग्जाम्पल इज वाई इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें जनरेटर की बात हो रही है. तो अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर एक थ्योरम्स की बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्लास ऑफ सब मॉड्यूल्स है उनका इंटरसेक्शन भी सब मॉड्यूल ही होगा. तो वी टेक कि Ni with a family of submodules of R module M, then their intersection is also R modules of M. ये उसी तरह से है जिस तरह से हम बोलते हैं कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल ही होता है. तो उसके लिए वही दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेगी. सबसे पहले हमने दो एलिमेंट ले लिए इनसे और अगर ये इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो एक्स और वाई हर Ni को बिलोंग करे. ठीक, लेकिन हर Ni तो आर सब मॉड्यूल है और आर सब मॉड्यूल ऑफ एम है
तो डेफिनेटली फिर इन ये जो x माइनस वाई है वो ni में होगा, और साथ में a इंटू एक्स भी हर ni में होगा। ठीक, अगर ये दोनों एलिमेंट्स हर ni में है तो ये एलिमेंट x माइनस वाई जो होगा वो इनके इंटरसेक्शन में आएगा, और a इंटू एक्स भी इंटरसेक्शन में आएगा। तो इट मीन दैट अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, इट मीन दैट इंटरसेक्शन ऑफ जो सब मॉड्यूल्स होगा वो भी आर सब मॉड्यूल ऑफ एम भी होगा। ठीक, अब देखिए एक सेट लेते हैं हम, सबसेट लिया हमने एम का। ठीक, एस विद सबसेट ऑफ आर सब मॉड्यूल एम, और एक सेट और लिया हमने ए। A contains all the submodules of M containing S। अब S तो हमारा एक सबसेट है ना। सबसेट में हो सकता है 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, M के कुछ एलिमेंट S में, लेकिन A के अंदर तो सब मॉड्यूल है M के, और वो सब मॉड्यूल लिए जो S को कंटेन कर रहे हो। तो A containing those submodules of M which containing S। ठीक, तो इसमें हर सब मॉड्यूल नहीं आएगा एम का, वही सब मॉड्यूल आएगा एम का जो एस को कंटेन करे। क्लियर। तो ए आपका एम्प्टी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसमें कम से कम एम तो जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि एम इज ए सब मॉड्यूल्स ऑफ इटसेल्फ, और साथ में एम से ही तो एस आया हुआ है। ठीक, तो एटलीस्ट एम तो एस को कंटेन करेगा करेगा। एक तो सब मॉड्यूल होना चाहिए, साथ में एस को कंटेन करना चाहिए। तो एम दोनों चीजों को प्रूव कर सेटिस्फाई कर रहा है एक ही। क्या ये सब मॉड्यूल भी होगा, और एस जो है वो इसका सबसेट है। दैट्स वाई ए में कम से कम एम तो होगा ही होगा, तो ये फाई नहीं हो सकता। अब हमने क्या किया, इन सभी सब मॉड्यूल्स की जो ए के अंदर है उनका इंटरसेक्शन ले लिया। तो डेफिनेटली अभी हमने थ्योरम प्रूव करी, तो ये भी क्या होगा, सब मॉड्यूल होगा। ठीक, सब मॉड्यूल ऑफ एम होगा ये, आर सब मॉड्यूल लिखते हैं। ठीक, तो के हमारा, देन के इज ए स्मॉलेस्ट आर सब मॉड्यूल ऑफ एम कंटेनिंग एस। अब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो एस सभी में कॉमन पार्ट तो आएगा है। तो k is the smallest r submodule of f containing s and it is denoted by s। इसका मतलब k को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि s तो हर n था, तो इसका मतलब k के अंदर s जरूर होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि k को s जनरेट कर रहा है। The smallest r submodule of m containing a subset s is called r submodule generated by s। generated by s। I hope you understand this। और देखिए, अगर एस में फाइनाइट जो हमने एम का सबसेट लिया उसमें अगर एम ही एलिमेंट हो, ठीक, तो ये फाइनाइट हो गया एक तो, और साथ में एस कैन आल्सो बी रिटन एस। तो जनरेटर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एस की बात कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे जितने एलिमेंट है, अगर एम एलिमेंट है तो एम आएगा, एन है तो एन आ जाएगा। वी लाइक दिस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा होगा जनरेटर का क्या मतलब हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जनरेटर का मतलब इसी तरह से हो गया स्टूडेंट, जैसे पॉलिनोमियल है, जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 4x+1। तो ये किससे जनरेट हो रहा है? हम ये बोले कि किससे जनरेट हो रहा है, तो इसको एक्स क्यूब, एक्स और 1 ये जनरेट कर रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। हम बोल सकते हैं ए बी सी जो है वो यानी रिंग से आ रहे हैं। तो इसके जनरेटर क्या हुआ, एक्स क्यूब भी, एक्स भी और 1। तो लाइक दिस। ठीक है, तो उसी तरह से अब एक फाइनाइटली जनरेटेड
मॉड्यूल्स की बात हो सकती है। अगर आर हमारे पास मॉड्यूल एम है और हम इसको बोलें कि ये मॉड्यूल जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है, इसका मतलब एम को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब एम को जो जनरेट करने वाले एलिमेंट है वो x1 x2 और अप टू xk है, और सारे के सारे होंगे एम के एलिमेंट। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एम के पास के ही एलिमेंट होंगे, के एम के पास बड़े एलिमेंट होंगे, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स को ये जो के इसके एलिमेंट्स है वही जनरेट कर देंगे। द एलिमेंट्स x1 x2 so xk are called the generated is set to generated m। तो ये एलिमेंट m को जनरेट करेंगे। ठीक, तो इसी तरह से हो गया जैसे लीनियर अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं कि बेसिस बेसिस, इस तरह से बेसिस हो गए एक तरह के लीनियर स्पैन। तो वहां पे हम ये बात करते हैं कि ये एलिमेंट इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। तो सिमिलर लाइक दैट, उसी तरह से देखिए कि अगर जो फाइनाइट जनरेटेड आर मॉड्यूल है उसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो एम, तो हम उसको बोलेंगे कि साइक्लिक मॉड्यूल है। जिस तरह से ग्रुप को बोलते हैं हम कि साइक्लिक ग्रुप, तो ये साइक्लिक मॉड्यूल होगा अगर उसको एक ही एलिमेंट जनरेट कर दे। ठीक, तो जिस फॉर एग्जांपल अभी तो फोर्थ एग्जांपल किया हमने, द एग्जांपल 4 shows that a cyclic module generated by x is precisely this one। ये देखो x से जनरेट हो रहा है सारा, and if r has unity then it simplify to this one, so it is generated by x। one more very interesting thing is that कि if हमारे पास r मॉड्यूल है m और ये जनरेट हो रहा है इन n एलिमेंट से, और वन जो है वो आर के अंदर है, आर विद यूनिटी है, देन m को हम इस तरह से लिख सकते हैं, m इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these n elements, that is m is equal to r1 x1 plus r2 x2 plus so and so rn xn, और ri जो है वो रिंग के एलिमेंट हो। ठीक, सो दैट इज इस तरह से लिख सकते हैं। देखो आर के एलिमेंट को कैपिटल आर लिख दिया और लाइक दिस। ओके, सो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमने इसकी सब मॉड्यूल्स की डेफिनेशंस लगा देनी है हमने। तो 3 एलिमेंट ले लिया हमने इससे। अब 3 एलिमेंट लिए तो एलिमेंट इस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक, 3 एलिमेंट लिख दिए हमने। इनका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि इन n एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एलिमेंट लिखा गया, और ये जो सारे कोएफिशिएंट है r1 डैश r2 डैश r1 डबल डैश, और ये सारे ये फील्ड रिंग के एलिमेंट है आर के, और दोनों का डिफरेंस लिया तो डेफिनेटली दिस माइनस दिस कंपोनेंट वाइज इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस होल बिलोंग्स टू समेशन आर एक्स आई, बिकॉज ये आर आई डैश और आर आई डबल डैश आर को बिलोंग करेंगे, बिकॉज ये दोनों आर को बिलोंग कर रहे थे, और आर रिंग है तो डेफिनेटली इनका डिफरेंस भी आर को बिलोंग करेगा। उसी तरह से आर इंटू एम करें तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली ये एलिमेंट आर को बिलोंग करेंगे, तो दैट्स व्हाई दिस होल एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू समेशन आर एक्स आई। सो दैट्स व्हाई this summation rxi is a r sum module of m। okay, now हम अगर क्योंकि r के पास तो 1 है, क्योंकि हमें दिया है कि r इज 1 इज बिलोंग्स टू r, सो xi को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, तो इट मीन दैट दिस एक्सप्रेशन इज बिलोंग्स टू rxi। ठीक, और rxi को बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली rxi जो होगा वो सबसेट होगा समेशन आर एक्स आई का। ठीक, ये क्लियर होगी चीज। सो दस इसका मतलब है कि सारे के सारे जो एक्स आई है वो समेशन आर एक्स आई को बिलोंग करेंगे।
but since M is the smallest sum modules of M containing all xi's, ये अभी हमने प्रूव किया कि M जो है सबसे छोटा सम मॉड्यूल्स होगा M का, जो सारे के सारे अपने जनरेटर को कंटेन करेगा। ऑल xi मतलब x1 x2 so on so xn। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब है द सम मॉड्यूल्स समेशन आर xi मस्ट बी इक्वल टू m। ठीक, तो ये भी सम मॉड्यूल है और वो स्मॉलेस्ट m है, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्लियर? क्योंकि अगर इससे छोटा कुछ और होगा तो फिर इसका मतलब इससे छोटा होगा तो फिर क्या होगा कि एलिमेंट कम हो जाएगा। क्योंकि अगर n से जनरेट हो रहा है आर एक्स आई भी और एम भी, समेशन आर एक्स आई और एम भी, तो दोनों डेफिनेटली इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक, सो दैट्स व्हाई वी हैव प्रूव दैट कि m इज इक्वल टू समेशन आर एक्स आई। अब लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये हम अलजेब्रा में बहुत बार पढ़ते हैं कि कोई एलिमेंट अगर m से लिया है और उसको हम इस तरह से लिख दें, m is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus 1 so an xn, और ये जो कोफिशिएंट्स है ए आई आर को कर रहे हैं और ये जो x1 x2 x अप टू xn है वो m को बिलोंग कर रहे हैं। then we can say the m is a linear combination of elements x1 x2 so on so xn। लीनियर इसलिए क्योंकि इनकी डिग्री जो है वो 1 है, x1 की डिग्री 1 है, x2 की डिग्री 1 है, दैट्स व्हाई लीनियर। ठीक, the set of generators of modules need not be unique। जो मॉड्यूल्स के जनरेटर होते हैं वो जरूरी नहीं यूनिक। ठीक, क्यों नहीं हो यूनिक? जैसे ये देखो, फॉर एग्जांपल S be the set of all the polynomials in X over a field F of degree less than equal to a। ठीक, ओवर फील्ड F है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस बोलेंगे इसको। देन S इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। ठीक, यही डिफरेंस होता है मॉड्यूल्स और वेक्टर स्पेस में। अगर फील्ड होगी तो वेक्टर बोलेंगे और अगर रिंग होगा तो मॉड्यूल बोलेंगे। तो इसकी डिग्री जो है वो लेस देन इक्वल टू n है, तो ऑब्वियस मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम जो होगा पॉलिनोमियल में वो x रेज़ टू पावर n होगा, वो उससे नीचे सारा ही अप टू 1। उसी तरह से अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स डाल दें तो डेफिनेटली ये दोनों जनरेटर डिफरेंट हो सॉरी, और डेफिनेटली ये सारे की पॉलिनोमियल की डिग्री लेस देन इक्वल टू n है उसको जनरेट कर दें। तो एक मॉड्यूल के जनरेटर अलग अलग हो सकते हैं, नो डाउट जनरेटर में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। ठीक, वन मोर थिंग, देखिए कि अगर हमारे पास एक क्लास ऑफ ए फैमिली ऑफ आर सब मॉड्यूल्स है एन आई ऑफ एम, एम हमारे पास मॉड्यूल्स हैं और ये इस एम की सब मॉड्यूल्स हैं सारे सारे एन आई। देन सब मॉड्यूल्स जनरेटेड बाय यूनियन, इन सभी का यूनियन ले लें हम, तो यूनियन लेके जो एक सब मॉड्यूल्स बनेगा, द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल्स कंटेनिंग द सब मॉड्यूल्स एन आई, और ये समेशन जो यूनियन ऑफ एन आई होगा, दैट विल द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल्स कंटेनिंग सब मॉड्यूल्स एन आई इज कॉल्ड सम ऑफ मॉड्यूल्स। यूनियन को ही हम सम ऑफ मॉड्यूल्स बोल देते हैं, देखिए। ठीक, एंड जनरेटेड बाय दिस, सो इट मीन दैट यूनियन ऑफ एन आई इज इक्वल टू समेशन एन आई, तो और दिस इज स्मॉलेस्ट वन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि अगर हमारे पास एम मॉड्यूल है और सारे सारे एन आई जो उसके सब मॉड्यूल, तो उनका जो यूनियन है, then the sum module generated by union this, that is the smallest sum modules containing the sum modules, वो छोटा सब मॉड्यूल्स लेंगे, छोटा सा छोटा सब मॉड्यूल्स लेंगे
जो सारे सब मॉड्यूल्स को कंटेन करे Ni, एटलीस्ट वो यूनियन Ni तो होगा ही होगा, और उसको हम सम ऑफ मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं, सम ऑफ मॉड्यूल्स Ni एंड इट इज डिनोटेड बाय समेशन Ni। तो यहाँ पे एक थ्योरम बन जाती है इससे कि अगर हमारे पास एक क्लास ऑफ सब मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल M के, तो जो समेशन Ni है दैट विल बी लाइक, it will be set which will be linear combination of elements of Ni's, that is x1 plus x2 plus so and so xk। तो डेफिनेटली x1 जो है वो n1 से आएगा, ये n2 से आएगा अप टू xk। तो सबसे पहले मैंने एक s एलिमेंट ले लिया, देखो n नहीं लिया मैंने, ये नहीं लिया मैंने, s ले लिया, बाद में इनको इक्वल कर दूंगा। तो एक s ले लिया जिसमें लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक। तो मैं सबसे पहले s को प्रूव कर दूंगा सब मॉड्यूल है, ठीक। और सब मॉड्यूल प्रूव करने के लिए दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे s से, तो ये दो एलिमेंट ले लिए s से, एक ये और एक ये, और दोनों का स्ट्रक्चर लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा। और दोनों का डिफरेंस करें तो डेफिनेटली x1 जो है वो y1 x1 y1 से ही माइनस होगा, क्योंकि दोनों ही, ये आपका x1 n1 से है और ये y1 n1 से है। तो इस तरह से हम पेयरिंग कर सकते हैं इनकी। तो डेफिनेटली ये s को बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा n1 को बिलोंग करेगा, ये n2 को बिलोंग करेगा, इस तरह से ये nk को बिलोंग करेगा। सो डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू s बिकॉज ऑफ xi माइनस yi बिलोंग्स टू ni। अब दूसरी कंडीशंस, एक एलिमेंट रिंग से ले लिया r से और एक एलिमेंट s से ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली s को बिलोंग करेगा, ठीक। क्योंकि ये एलिमेंट आपका n1 का है, n1 का है और ये r का है, तो डेफिनेटली n1 जो है वो क्या है, सब मॉड्यूल्स है। ये आपका जो ओवरऑल जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर जाएगा, n1 को। उसी तरह से ये एलिमेंट n2 का है, ये r का है, लेकिन n2 क्या है, सब मॉड्यूल्स है, तो इसका मतलब ये n2 को बिलोंग कर जाएगा। तो इसी तरह से ये s को बिलोंग कर जाएगा। सो इट मीन दैट s इज ए left r modules. Further, if k is any uh, left r submodules that contains each submodules ni, then k contains all elements of the form. Definitely अगर k इस तरह से हमारा सबमॉड्यूल है जो सारे सबमॉड्यूल्स ni को कंटेन करता है, then k के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे। then k contains s, तो s के एलिमेंट भी इस फॉर्म के ही है, जिसका मतलब k contains s। hence s is the smallest submodules containing ni, ठीक। therefore जो डेफिनेशन है वो भी स्मॉलेस्ट ही होता है, इसका मतलब s जो है वो इसके बराबर ही होगा। क्लियर? सो I hope you understand this. Very simple mathematics, no much difficulty there. So that's all for today's lecture. Thank you. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक लेक्चर में डायरेक्ट सम की बात करेंगे। ओके।